अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से महरूम हुए 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मुल्क की सियासत कैसे बदली? इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को सियासी तौर पर कैसे कैश किया? कौन कौन से नारे और बयानिए बनाए गए? PTI को सियासी हवाले से कितनी कामयाबी मिली और कितना नुकसान? PTI की 3 सालों की सियासत ने मुल्क की बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत को मजबूत किया या कमजोर? सवाल तो ये भी है कि क्या इमरान खान ने इन 3 सालों में बड़े सियासी सबक सीखे या नहीं? अगर इमरान खान पॉपुलिस्ट और रद्दअमल की सियासत करने के बजाय ठहराव के साथ सियासत करते तो क्या आज यही हालात होते? 3 साल पहले इख्तिदार में आई PDM भी उस वक्त के बुरे माशी हालात के बायस नहीं चाहती थी कि इमरान खान की बिछाई गई बारूदी सुरंगों पर अपने इख्तिदार का सफर जारी रखे। मगर इमरान खान मई 2022 में ही एहतजाजी सियासत को उस इंतहा तक ले गए कि PDM की जमातों ने इंतखाबी रास्ते के बजाय इख्तिदार में बैठने की राह अपनाई। अगले 3-4 माह इमरान खान जलसों में उस वक्त के अहम ओहदेदारों पर तनकीद करते तो शाम के TV शोज में बैठकर उन्हीं को एक्सटेंशन देने के मुतालबे भी करते। उस वक्त के ऐवान सदर को अहम राबतों के लिए इस्तेमाल किया जाता, मगर मुल्क के गली मोहल्लों चौक चौराहों मैदानों में मुजाहिमत के तराने चलाए जाते। नवंबर 2022 में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के जरिए वो तमाशा बर्पा करने की कोशिश की जिसकी कोई नज़ीर नहीं। पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख कितनी ही मनफी अब्वाब से भरी क्यों ना हो, मगर कभी अहम रियासती तयनाती पर असरअंदाज होने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं किए गए। यही बात 9 मई पर भी सादिक आती है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पश्तून कौम परस्त जमातें, बाएं बाजू की जमातें, बलोच कौम परस्त जमातों ने PTI के मुकाबले में बहुत मुश्किल हालात देखे, मगर किसी ने अपने सियासी दामन पर 9 मई जैसा दाग नहीं लगने दिया। बड़े बड़े सियासी लीडर्स बगैर मुजाहिमत या हल्के फुल्के एहतजाज के साथ गिरफ्तारियां भी देते रहे, मगर आज तक किसी सियासी लीडर ने अपने घर को कारकुनों के जरिए महसूर करवा के पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों पर पेट्रोल बम नहीं गिरवाए। हर बड़ी सियासी जमात पंजाब की सियासी अहमियत को समझते हुए सूबे में अपने आप को मजबूत रखना चाहती है, मगर इमरान खान ने इस सूबे में खुद अपनी हुकूमत खत्म करवा के अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। आम इंतखाबात में तवक्को से बढ़कर कामयाबी हासिल करने के बावजूद इमरान खान एक सूबे में हुकूमत बनाने के अलावा इस कामयाबी को सियासी तौर पर कैश न करवा पाए। और अब 3 साल बाद सूरत हाल यह है कि उनकी जमात ऐन तकसीम के दहाने पर पहुंच चुकी है। बड़ी सियासी जमातें तकसीम होती रही हैं, 1, 2 या 3 ग्रुप्स बनते रहते हैं, मगर सियासत की अच्छी समझ बूझ रखने वाला शख्स भी क्या ये बता सकता है कि इस वक्त PTI सही मायनों में कितने धड़ों में बटी हुई है? इस सारी सूरत हाल में सवाल यही है कि इमरान खान ने इन 3 सालों में क्या कोई बड़ा सियासी सबक सीखा भी या नहीं? सहाफियों, वुकला, पार्टी रहनुमाओं, बहनों से उनकी होने वाली गुफ्तगू और एक्स पैगामात की ज़बान क्या बताती है? क्या इमरान खान एक ऐसे लीडर बन चुके हैं जिन्हें इख्तिदार की महरूमी और 20 माह की जेल ने बड़े सबक सिखा दिए, या फिर इमरान खान का सियासी फहम अभी नापुख्ता ही है? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 10 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2025 पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया। लॉन्ग मार्चेस, मज़ाहिमती ज़बान, 9 मई कैद, पैगामात, खुफिया राबतों की कोशिश। इमरान खान ने क्या खोया क्या पाया? जैगम साहिब रोशनी डालिए, 3 साल इमरान खान को कहाँ ले आए? साथ ही आखिर में अगर आप थोड़ा बहुत हमारी सियासत, आइन, अदलिया, मीडिया, हम सब के लिए 3 साल कैसे गुजरे? आयशा, वो मियां नवाज शरीफ साहब से कॉल मंसूब है, पता नहीं दुरुस्त या गलत, कि सियासत में खोया ही खोया है, पाया नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि सियासत में खोया भी होता है, पाया भी होता है, और हालात और वाक़यात के मुताबिक खोया भी मिलता है, पाया भी मिलता है। तो इस 3 साल में इमरान खान ने, PTI ने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है, दुरुस्त, और उसका बैलेंस हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि तब्दीली क्या आई, उनकी जो इस वक्त तब्दीली है, जो बुनियादी तब्दीली है, आज से 3 साल पहले वो हाइब्रिड सिस्टम के नुमाइंदा सियासतदान थे, और इस्टेब्लिशमेंट का वो बयानिया जो अयूब खान के दौर में तश्कील पाया था और जिसके खिलाफ सियासतदान खड़े होते थे, उस बयानिए को उन्होंने अवामी मकबूलियत दी। यानी तमाम सियासतदान करप्ट है, नाअहल हैं, हुकूमत करने के काबिल नहीं है। ये पहली बार उस मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचा जिस पर कभी नहीं पहुंचा था, और वहाँ से वो आज एक मज़ाहिमती सियासतदान के तौर पर अपना एक इमेज बना चुके हैं। अब
पाया उन्होंने क्या है? अवामी मकबूलियत पाई है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अपनी हुकूमत के आखिरी साल में वो अपनी तमाम मकबूलियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खो चुके थे। बाई इलेक्शंस वो हार रहे थे, उनके अपने नुमाइंदे MLAs MPAs टिकटें ढूंढ रहे थे दूसरी जमातों के पास, पार्टी बिखर रही थी। लेकिन उसके बाद जो PDM की हुकूमत आई और उन्होंने जो कारनामे किए और उसके साथ इमरान खान ने जो बयानिया बनाया, उसकी वजह से वो अपनी मकबूलियत हासिल करने में, रिगेन करने में, बल्कि बढ़ाने में कामयाब हुए कि अमरीकी साजिश, रजीम चेंज, आज़ादी, खुद मुख्तारी, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो तमाम चीज़ें जो एक बहुत ही कामयाब पॉपुलिस्ट सियासतदान, एक डेमागॉग जिस तरह की कम्युनिकेशन कर सकता है, जो बयानिया बना सकता है, वो उन्होंने बनाया। और कोई शक नहीं कि दुनिया में जो सियासतदान बयानिया बाजी में टॉप पर हैं, शायद इमरान खान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर ही उनको रखा जाएगा। फिर उसके साथ एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान होने का तासुर, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे और एक टकराव का जो तासुर है वो देंगे, बल्कि टकराव में जाएंगे भी। ये तो उन्होंने पाया है। अब खोया क्या है? इक़्तिदार खोया उन्होंने, वज़ारत उज़्मा खोई, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबे खोए, और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा कुछ खोया है, आज के दिन तक हुकूमत में वापस आने का अमकान खोया है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने जिस तरह इदारों से ताल्लुकात ख़राब किए हैं, तो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में जब तक ये निज़ाम कायम है और जब तक कोई बुनियादी तब्दीली उनके और इदारों के ताल्लुकात में नहीं आती, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनकी पार्टी ने हुकूमत में आने का जो चांस है वो बहुत हद तक खो दिया है, क्योंकि रियासती इदारे उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं हैं। उसमें 9 मई का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। जैसे आपने बताया, यह गैर मामूली वाक़या है जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। जिन छोटी छोटी जमातों से, जो फेडरेशन की जमातें हैं लेकिन मरकज़ से टकराती हैं, उनसे तो तवक्को की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। और पाकिस्तान की एक पार्टी जो हुकूमत से निकली थी और पार्टी इन वेटिंग थी, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर वेटिंग थे, उनका करना बहुत गैर मामूली था। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी लायबिलिटी बनाया, सऊदी अरब के हवाले से भी, अमेरिका के हवाले से भी, और चीन के हवाले से भी। ये भी उनके हुकूमत में आने का एक मुश्किल बन गया। आज़ादी उनकी मुतासर हुई, मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, सियासी दबाव, और आखिरी बात यह है कि पार्टी का इस्तेहकाम भी अब मुश्किल में है। एक इंतशार की कैफियत नजर आती है। इलेक्शन से पहले जो मामलात थे उन्होंने पार्टी को संभाल लिया, लेकिन ये इंतशार की कैफियत किधर लेकर जाएगी, किधर को उनका मुस्तकबिल उनको लेकर जाएगा, पार्टी का मुस्तकबिल लेकर जाएगा, इस पर आज के दिन में बहुत से सवालात और शकूक व शुबहात मौजूद, सवालात और शकूक व शुबहात हैं। मगर अज़र उम्मी साहब, ज़ैगम साहब पार्टी के इस्तेहकाम की भी बात कर रहे हैं। 2022 से 2025 10 अप्रैल, अब पार्टी जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, एक दूसरे की अथॉरिटी को पार्टी के लीडर्स चैलेंज कर रहे हैं। ये इमरान खान की 3 सालों की सियासत, क़ैद के दौरान लिए गए फैसले और बयानात, इमरान खान तो अपनी आज़ादी से भी इस वक्त महरूम है, पार्टी किस राह पर आ गई है? शुक्रिया आयशा। मेरे ख्याल से ज़ैगम साहब ने बहुत ही मुफस्सिल तरीके से बयान किया है पिछले 3 साल में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन, बानी चेयरमैन के साथ। तो मेरे ख्याल से तो उसमें पार्टी की भी अगर आप देख लें तो उनकी पार्टी तितर बितर इस वक्त दिखाई देती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि ये एक बाकी सियासी पार्टियों से कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक जिसे कहना चाहिए एक शख्सियत के गिर्द ये तहरीक स्टार्ट हुई थी। फिर बाद में वो काफिला जिसे कहते हैं वो बढ़ता गया और कुछ लोग इसमें आते रहे, कुछ भिजवाए जाते रहे, तो इसलिए वो ग्रो करती रही। लेकिन यही बात जो है कि आजादी से भी इस वक्त जब भी पार्टीज जो है आयशा वो मुनज़्ज़म नहीं होती और वो एक तरीके से एक जमहूरी अंदाज में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करती। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बानी चेयरमैन का शुरू से ये दावा रहा है कि बाकी पार्टियां जो है वो मौरूसी हैं, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है,
وہ خاندانوں کی جماعتیں ہیں، اور اس لیے کہ ہم اس میں انہوں نے پھر ایک الیکشن بھی کروایا، پھر وہ الیکشن کروایا، اس کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، اسی الیکشن کو کینسل بھی کر دیا. یعنی کہ جس چیز کا دوسروں پہ الزام دیا جاتا رہا وہی چیز بالآخر آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شخصی پسند ناپسند اور منی چھوٹی چھوٹی ڈائنسٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، فلاں کا رشتہ دار اور فلاں کا بیٹا اور فلاں کا یہ. تو ٹھیک ہے خود خان صاحب کی فیملی اس میں نہ ہو، تو ایک طرح سے جو باقی سیاسی ہم نے پارٹیز کے ساتھ دیکھا ہے، پی ٹی آئی بھی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا وگڑا ہوتا ہے اور وہ دے فال آؤٹ آف فیور. رضا صاحب، آپ کو لگتا ہے 3 سال کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں کیا عمران خان کہتے ہیں نا کہ جیل بھی سیاست دانوں کو مدبر بنا دیتا ہے، کچھ سیاست سیکھ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیکھ گئے ہیں؟ دیکھیے روایتی سیاستدان نہیں ہے نا، اس لیے وہ سیکھنے کی، یہی تو ہم سارا وقت یہاں پہ کہتے رہتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی کہ بھائی سیاست کریں، سیاسی انداز اپنائیں، جمہوری انداز اپنائیں، ایک کنسنسس بلڈ کریں. ابھی تک تو لگتا ہے کہ وہ اپنی پرانی ڈگر پر ہی ہیں، کم از کم جو اطلاعات آتی ہیں. اب ان سے کوئی ڈائریکٹ تو ہم نے کافی عرصہ 1.5 سال ہونے کو ہے. مگر جیل میں رہ کر جتنا خان صاحب نے خود کو ایکسپریس کیا ہے، چاہے وہ پھر ان کا ایکس اکاؤنٹ ہو یا لکھے گئے آرٹیکلز ہوں یا میڈیا میں آنے والے بیانات ہوں، ان کے خاندان کے ذریعے آئے، وکلا کے ذریعے آئے، صاحب اتنا کسی بھی لیڈر کا ایکسپریشن سامنے نہیں آیا ہے. جی، تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اور ان کی پارٹی کی یہ کامیابی ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنا جو موقف ہے اس کو پذیرائی حاصل کروائی ہے عوام میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کی حقیقت ہے کہ جب بھی آپ مقتدرہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا مختلف پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کی مقبولیت کو بوسٹ مل جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ان کے پاس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ایج کا جو پورا ایک انفراسٹرکچر جو موجود ہے ان کی پارٹی کے ساتھ بھی اور ان کے فالوورز کے پاس بھی، وہ کسی اور پارٹی کے پاس پاکستان میں نہیں ہے، انکلوڈنگ دا موسٹ پاورفل پارٹی جو کہ مستقل اقتدار میں ہوتی ہے، ان کے پاس بھی وہ انفراسٹرکچر نہیں. وہاں بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کامیاب ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ عائشہ، جو اوورسیز اور یا ڈائسپورا کی جو حمایت ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی وزراء اعظم نکلتے رہے ہیں، پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار سے نکالی جاتی رہی ہیں، لیکن اس پیمانے کے اوپر جو ڈائسپورا کی سپورٹ ہے وہ حاصل نہیں ہوئی. چاہے وہ فنڈز حاصل کر کے امریکی یا برطانوی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں، یا وہ اپنی آواز بلند کریں، یا وہ دیگر معاملات میں وہ کریں، ہم نے اتنا زیادہ پرو ایکٹیو اور انگیج قسم کا ڈائسپورا نہیں دیکھا. تو یہ ان کی کامیابیاں ہیں. ناکامی کا ذکر تو ہو ہی گیا ہے ساری، وہ کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو پاور پالیٹکس کو نہیں سمجھے، اور یہ کہ جو پاکستان میں جو سیاست ہی نہیں سمجھ پائے، آپ یہ کہہ ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، آپ سے سوال ذرا مختلف ڈھنگ سے رکھتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے 10 اپریل 2022 سے 10 اپریل 2023 صرف 1 سال میں فیصلے مختلف لیے ہوتے فہم و فراست اور سیاسی تدبر کے ساتھ، تو آج پاکستان کے حالات کیسے ہوتے؟ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ذرا 2022 سے پہلے کے عمران خان کو تجزیہ کروں، اس لیے کہ میرا خیال ہے یہ 1 سال، اس کا 1 سال کا جو تجزیہ جب وہ حکومت سے باہر تھا، اس میں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو حکومت کے وقت جب وہ تھا اس وقت اس نے کیا کیا. دیکھیے بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ بدقسمتی عمران خان کی سمجھیے، پاکستان کی سیاست کی سمجھیے کہ وہ میرے حساب سے ایک بہت فیلنگ قسم کا تجربہ اور ایک فیلڈ تجربہ تھا. عمران خان کے 4 سال پونے 4 سال جو گزارے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مردم شناسی بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے، اور عمران خان کی ذات کے ساتھ یہ بات جڑی ہے، مردم شناسی ہرگز نہیں ہے. ٹیم سلیکشن بہت کمزور تھی. 2-4 دانے جن کے اوپر ان کا پورا اعتبار تھا، زور تھا، اور خاص طور پہ اسد عمر کا ذکر کروں گا. بدقسمتی سے 2 سال پہلے 1.5-2 سال کے اندر واضح ہو گیا کہ کوئی پلان کسی قسم کا ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک ایسی پارٹی جو کہ حزب اختلاف میں اتنا عرصہ 5 سال بیٹھی ہو، اس نے وہاں کچھ نہ سیکھا ہو، جس میں اسد عمر بھی ہو، اس میں عمران خان بھی ہو. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے پارلیمنٹ میں نہ جائیں اور وہاں پر کمیٹیز کے اندر بیٹھ کے سیکھیں نہ. آپ شیڈو گورنمنٹ کا آلموسٹ ایک رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، بھلے آپ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں تھے، لیکن ایک پرنسپل لیڈر اپوزیشن کے ضرور تھے. آپ کی پارٹی اور آپ نے کچھ نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے جب آپ آئے حکومت میں تو آپ نے کہا ہیں یہ کیا پالیسی وائڈ، پالیسی کا عدم موجودگی وہاں پر جو تھی واضح ہو کے پہلے 2-2.5 سال کے اندر 2 سال کے اندر سامنے آ گئی کہ کچھ ہوم ورک نہیں ہے،
कुछ सोचा नहीं है, लोग ठीक नहीं है, और इसी वजह से पॉलिसी कुछ नहीं है। तीसरी बात, बैसाखियों पे आए, बैसाखियों पे हमारे यहाँ तकरीबन हुकूमतें और वज़ीर आज़म इसी तरीके से आते हैं, किसी ना किसी बैसाखी का सहारा लेके ही आते हैं बदकिस्मती से। लेकिन जब आप आ जाएं तो फिर आपको कम से कम अपने काम से वाजे करना पड़ता है कि आप इस काबिल थे कि आपके ऊपर बैसाखियों का भी बोझ डाला जा सकता था, बैसाखियों का सहारा दिया जा सकता था। ये वो ना कर पाए, बैसाखियों पे आके नजरियाती हो गए, सबसे बड़ी गलती। आप आए बैसाखियों पे और फिर सडनली नजरियाती हो गए। जब आप इनर क्लिक के साथ मिलकर काम करेंगे और ये नहीं पहचान पाएंगे कि लोग आपको जो एडवाइस कर रहे हैं कि आप खान साहब बहुत बड़े कमाल के आदमी हैं, खड़े हो जाइए, ये क्या है ये लोग जिनको आपको लेके, तो कोई बात ही कोई नहीं है। और आपने देखा कुर्सियां पहले 7 पड़ी होती थी, फिर एक बड़ी कुर्सी सेंटर में आ गई, साइड पे वो स्ट्रेट बैक वाली आ गई, और फिर कहा गया कि अब तुम लोग यहां बैठोगे। मामला वहां से खराब होना शुरू हो गए। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई फॉरेन पॉलिसी के अंदर, गलत एडवाइस, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हर लम्हे हर मौके पे गलत कदम के साथ हम मुश्किलात में पड़े, और उन मुश्किलात से रिकवर करना हमारे लिए और मुश्किल तरीन होता गया इनके जमाने में। तो इसलिए जो वो क्लिक था, जो अंदर का ग्रुप था, किचन फॉरेन पॉलिसी जो टीम थी, सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को पहुंचाया तो उसने पहुंचाया। नुकसानात क्या थे? पाकिस्तान मसाइलों में घिर गया, मसलों के अंदर। मईशत आपके सामने है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल मैंने आपको बता दिया, अदारों के साथ टकराव आपका क्रिएट हो गया। तो फिर आपके पास बचने की राह क्या रह गई थी? ना आप परफॉर्म कर पाए और आपने अपने लिए मसाइल बढ़ा लिए। अब आपका सवाल होगा कि खोया क्या इसके अंदर? खोई सिर्फ एक चीज उस आदमी की। इन तमाम चीजों के बावजूद उसकी सियासत आज भी जिंदा है। ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा उन लोगों को जिनके मिसस्टेप्स की वजह से आज उसकी सियासत इन कमजोरियों, इन कमियों के बावजूद आज तक जिंदा है। अब वो 22 से 23 का आपका सवाल चूंकि आपने पूछा, इसलिए बहुत सारी चीजें बेहतर की जा सकती थी। सियासी फहम ना होना, सियासी समझ ना होना, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को खत्म कर देना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती थी। चाहे उनकी अपनी हुकूमत सेंटर में खत्म हो चुकी थी और एक नई गवर्नमेंट आ गई थी, उसको मान लेना चाहिए था। आप किसी भी चीज को खेल में रह के, मैदान में रह के उसका मुकाबला करते हैं। खेल मैदान से भाग के उसका मुकाबला नहीं हो सकता, चाहे आप जितने मर्जी मकबूल हों। तो इस मकबूलियत का एक दफा फिर से पाकिस्तान को जरूर सामना करना पड़ेगा, और मैं डरता हूं कि अगर उस वक्त भी लोग अच्छे ना हुए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक हो गया जी। हमाद गज़नवी साहब, आपसे भी सवाल ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में है कि इमरान खान साहब की सियासी फहम की यहाँ बात हो रही है। आपकी नज़र में इन 3 साल में 10 अप्रैल 22 से 10 अप्रैल 25 तक सबसे बड़ा सियासी फैसला उन्होंने क्या लिया, और सबसे बड़ी सियासी हमाकत क्या रही? 9 मई निकाल दीजिएगा। वो सबको पता है। हाँ, वो दूसरा क्या 25 नवंबर हम कहते होते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल पाया उन्होंने 8 फरवरी पाया, और खोया जैसे आपने कह दिया कि उसका तो हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, जो बहुत बड़ी बड़ी हमाकतें उनसे सरजद हुई। लेकिन इस दौरान हम ये कह सकते हैं कि खान साहब की सियासत जो है वो सिंगल गियर की सियासत है, यानी एक ही उनका मोड है, उसी में उन्होंने सियासत की। और जब वो, जैसे ज़रा पीछे से अगर शुरू करें तो जब वो हुकूमत से निकले तो उन्होंने कहा मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, और तो उसके बाद फिर उन्होंने वो करके भी दिखाया। यानी उन्होंने जारहाना सियासत में ही, यानी उसी तरफ एक और कदम बढ़ाते चले गए वो, और उन्होंने चैलेंज करते गए। और उनकी जो मकबूलियत जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो इसी बुनियाद पर खड़ी है जो उनका चैलेंज था। यानी उनकी छाबड़ी में इतना अच्छा बिकने वाला सौदा मौजूद था कि आप साइफर से लेके, जिसमें अमेरिका को, और अमेरिका के बारे में एक ख़ास सेंटिमेंट यहाँ पाया जाता है, और इदारों को, और जो भी ताकतवर हल्के थे उन सब को उन्होंने जद में ले लिया अपनी। और फिर वो हमलावर होते गए, यलगार होती गई, लोग खुश होते गए, और फिर उनको इजाज़त दी गई कि वो साल तक ये खुलकर अपना बयानिया, जो मेरा ख्याल है दूसरा कोई सियासतदान अगर 2 जुमले भी दूसरे दिन बोल ले तो उसे पकड़ लिया जाता था, तो इन खान साहब को इजाज़त दी गई कि आप कहिए मीर जाफ़र, आप कहिए गद्दार, आप जो मर्जी करते चले जाइए, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्योंकि उस वक्त इदारों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उनसे एक हमदर्दी रखते थे। और ये 16 महीने का टाइम पीरियड है पूरा। जी, कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं। जी अब भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त हमारे पास शवाहिद मौजूद थे। बाजवा साहब सीधा कहिए कि बाजवा साहब का उनके साथ ताल्लुक था, जिन लोगों ने उनको परवान चढ़ाया हुआ था वो भी मौजूद थे, और खान साहब का ख्याल था मुझे मारेंगे भी तो छाँव में फेंकेंगे, यानी ये उनका तसव्वुर था। और दूसरी तरफ अदालतों में उनके लिए एक नरम गोशा पाया जाता था जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। ये पीरियड चलता गया और उन्होंने
اعلان کر دیا کہ وہ لارجر دین لائف ہیں، یعنی اپنے عمل سے، اور انونسبل ہیں، ناقابل تسخیر ہیں. اور وہ جو آپ نے جو ذکر کیا کہ انہوں نے نو گو ایریاز بن رہے ہیں، پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ان کے ساتھی تھے، ہواری تھے، انہوں نے بھی کہا بھی یہ خان صاحب نہیں، ریڈ لائن ان کو، یعنی قانون سے انہوں نے کہا ان کو علیحدہ کر دیا جائے، بالا کر دیا جائے. لیکن بہرحال وہ فیز بھی گزر گیا. اب جو ہم آ جاتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. اب جو فیز ہے، یس، اس سارے عمل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کمزور ہوئی ہے، پارٹی کے اندر انتشار ہے، ابتری ہے، پارٹی کی اسٹریٹ پاور بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، پارٹی کو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کسی اوپننگ کا. یہ ساری نقصانات ہیں جو پارٹی نے سہے ہیں. اور خان صاحب کی جیل سے رہائی کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. عدالتیں جو ہیں وہ یکسر بدل چکی ہیں، ان کے لیے حمایت اس میں ختم ہو چکی ہے تقریباً، اس طرح کی حمایت جو ہوتی تھی. اور طاقت کے مراکز میں بھی اب وہ معاملہ نہیں ہے. فیض حمید صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں. یہ منظر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی خان صاحب اقتدار سے، اگر یہ ساری سیاست اس لیے کی جاتی ہے کہ اقتدار میں آیا جائے اور عوام کی فلاح کے لیے کچھ کیا جائے، تو خان صاحب اس سے دور ہی ہوتے چلے گئے. یہ ان کی سیاست ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. درست ہو گیا جی. بس سیاست یہاں پر کھڑی ہے، یہ تو بندے اس میں فہم و تدبر نہیں نظر آ رہا. مگر ایک سوال ہمارے پاس ہے زیغم صاحب آپ کے لیے، #آسک عائشہ پر مختصراً پوچھ رہی ہیں. کنول عباس ہیں. مختصراً یہ بتائیے کہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے اچھا فیصلہ عمران خان صاحب کا کیا رہا؟ زیغم صاحب. سب سے بڑی غلطی اور سب سے اچھا فیصلہ، دیکھیں سب سے بڑی غلطی میرے خیال میں ان کا 9 مئی کا احتجاج تھا. یعنی ٹکراؤ کو اس لیول پر لے کر جانا کہ وہ سیاسی نہ رہے بلکہ وہ ریاست کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ بن جائے. صحیح. یعنی ان کا اس بات میں فرق کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے اور فوج کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے اس کے فوج کے ساتھ اس کو تصادم میں بدلنا، ملٹری کے ساتھ. میرے خیال میں یہ ان کا بدترین جو ہے وہ فیصلہ تھا. اب دوسری بات، انہوں نے اچھا کیا کیا؟ میرے خیال میں بہت سے انہوں نے اچھے کام کیے، خاص طور پہ کووڈ کے درمیان میں جس طرح سے انہوں نے کووڈ کو ڈیل کیا وہ میرے خیال میں ایک بہت ان کا ایک ہائی پوائنٹ تھا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اچھی ٹیم بنا کر، اس میں ظاہر ہے اداروں کے لوگ بھی شامل تھے، وہ ساتھ تھے، لیکن یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا. رضا صاحب آپ بھی اسی بات کا جواب دیجیے گا کہ بڑی غلطی اور اچھا فیصلہ. بہت شکریہ. میرے خیال ہے زیغم صاحب نے 9 مئی کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمومی غلطی یہ ہوتی ہے، دیکھیے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا، اپنی طاقت کو اور اپنی پوزیشن کو، وہ بھی غلط ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بھی غلط ہوتا ہے. میرے خیال سے جو سب سے بڑی ایک غلطی پچھلے 2 سال میں کم از کم ہم نے دیکھی ہے، 2-2.5 سال میں، وہ یہ کہ اگرچہ کہ آپ کی سپورٹ ہے، مقبولیت جو بھی ہے، آپ نے اوور ایسٹیمیٹ کر لیا کہ وہ کس حد تک اوپر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. جہاں تک دیکھیے اچھے کاموں میں، جیسے انہوں نے کہا کووڈ کے دوران وہ احساس پروگرام کو ری برانڈ کر کے انہوں نے وہ کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ایک نفسیاتی اور ایموشنل چیز ہوتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے سپورٹرز اس کا ذکر کرتے ہیں. ان کا ایک نیشنلسٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. وہ نیشنلزم جو ہے نا، وہ پاکستان اور دنیا میں اور یہ اسلاموفوبیا پہ بات کرنا، یہ انٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں. شہزاد صاحب اگر آپ بتانا چاہیں یہی دونوں پوائنٹ مختصراً. میرے نزدیک چونکہ ایک سیاستدان ہیں اور سیاسی عمل کا حصہ ہیں، ان کے لیے سیاسی غلطی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، جو کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کو جس طریقے سے انہوں نے برخاست کیا، بہت بڑی غلطی تھی. اس سے ورنہ ان کی بچت ہو جاتی. اچھائیوں میں چونکہ اب زیغم صاحب نے کہہ دیا کووڈ کا، تو لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے ہاں جو اچھائی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اور ہاتھ ہوتا ہے، عورت کا نہیں، کسی اور مرد کا اور کسی ادارے کا ہاتھ ہوتا ہے. درست ہو گیا جی. تو گفتگو یہاں کنکلوڈ کروں گی کہ بنا سیاسی فہم و تدبر پولیٹیکل سروائیول کب تک ہو پائے گا، کیونکہ 8 فروری تو حاصل کر لیا، لیکن کب تک یہ چلے گا؟ بریک لے لیتے ہیں. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو معاملہ رہے گا افغانستان میں $7.2 ارب کے امریکی اسلحے کا جو خطرہ بنا ہوا ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے سے دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آنے اور ان حملوں میں جدید ترین امریکی اسلحے کے استعمال کے حوالے سے متعدد بار ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں. جہاں ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان کی موجودہ عبوری انتظامیہ سے اپنا چھوڑا ہوا اسلحہ واپس لینے کا عندیہ دیا ہے، وہیں اب اس مسئلے پر امریکہ اور پاکستان کے مابین بھی اتفاق رائے سامنے آ رہا ہے. وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں اگست 2021 میں امریکی انخلا کے بعد پیچھے رہ جانے والے امریکی ہتھیاروں کے مسئلے کو حل کرنے پر اتفاق کیا ہے.
अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में करीबन 7.2 अरब डॉलर मालियत का साजो सामान छोड़ा है, जिसमें 6 लाख से जायद हथियार, 9,000 से जायद एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स, 3 लाख से जायद राइफल्स, 64,000 मशीन गन्स, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर्स, नाइट विजन आलात, निगरानी और मवासलाती साजो सामान शामिल है। ये हथियार खास तौर पर स्नाइपर राइफल्स, पैंथर, LRT और M24 फितनल खवारिज समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के कब्जे में है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मोहलिक हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में अमरीकी फौज के छोड़े हुए असले का कारोबार आम है। बाइडन दौर में अमरीकी महकमा दिफा ये इतराफ भी कर चुका है कि वो इस साजो सामान की बाजियाबी से कासिर हैं। अब एक बार फिर ज़ुल्म खलीलजाद के दौरे काबुल में अमरीकी असलहे की वापसी का एजेंडा अहम नुक्ता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दौरा मुस्बत रहा और जल्द इस हवाले से मजीद पेशरफ्त भी सामने आएगी। अमरीका ये असलहा वापस लेता है या नहीं, ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर इतनी बड़ी तादाद में असलहे का कारोबार और फिर दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खिते का अमन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। अफगानिस्तान में 7.2 अरब डॉलर का अमरीकी असलहा, लाखों राइफल्स, हजारों मशीन गन्स और लॉन्चर्स, असले की ब्लैक मार्केटिंग, दहशतगर्दों की पहुंच में पाकिस्तान समेत खिता कितने बड़े खतरे में? शहजाद साहब, देखिए, एक तो समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका जब अपने इस किस्म की एक्सपेडिशन पे जाता है, जिस तरीके से वो वियतनाम गया, कोरिया गया और उसके बाद अभी ये अफगानिस्तान वाला जो लेटेस्ट मामला है, तो वहाँ पर बहुत सा उसका ऐसा असला होता है, जब वो अपना कैलकुलेट करते हैं तो वो कहते हैं उनका जो निज़ाम है उसके अंदर कि अच्छा, इसको वापस ले जाना इसकी कीमत से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो उस तरह से वो या वो असला किसी महफूज मुल्क में या किसी मुल्क को दे जाते हैं कि ठीक है, आप इसको ओन कर लीजिए। इसी तरीके से उनका बहुत सारा असला 7.2 अरब का कहा जा रहा है वो रह गया अफगानिस्तान में। अब मसला यूं है कि इसी तरीके से एक और चीज़ भी तारीखी तौर पर याद रखने वाली है कि पाकिस्तान का जो पहली खेप अमेरिका की फौजी इमदाद की आई थी वो कोरिया का असला था। कोरिया की जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान को मिल गया था। तो बाहर सूरत एक अजीबुल खलकत किस्म की वो है, कौम है, कौम तो नहीं कहना चाहूँगा, रियासत है अफगानिस्तान की, माफ़ कीजिएगा। ये या तो ईरान जैसा मामला होता तो ईरान के अंदर भले एक थियोक्रेसी है, एक मजहबी किस्म का वहाँ पे रुझान है जिस तरीके से अफगानिस्तान वाले क्लेम करते हैं, लेकिन वहां पर अभी तक किसी किस्म का कोई टेरर नहीं था। एक निज़ाम वज़े हुआ, उस निज़ाम वो आज तक पिछले 40 साल से चल रहा है और बहुत कामयाबी के साथ ईरान में चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान अपने आप को उस किस्म की रियासत में ढालने में नाकाम रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, वो रियासत एक अजीब सी रियासत बन के आ रहा है, अगर रियासत कहा भी जाए उसको। तो दूसरा, उसकी ज़मीन पे जिस किस्म के दहशतगर्द ग्रुप हैं और आज तक मौजूद हैं, ना सिर्फ उनको वो मदद करता है, उनकी पजीराई करता है, बल्कि उनको अपने किसी मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए भी उनको रखा हुआ है। इसमें ना सिर्फ TTP की बात कर रहा हूँ, बल्कि जिसे कहते हैं कि ये जो इस्लामी ग्रुप है दाइश का भी वहां पे मौजूदगी प्रूवन है वहां पर। उसको भी एक वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं, चाहे उनके मुखालिफ है या किसी तरीके से। अच्छा, तीसरा, जिस मुल्क की इकोनॉमी ही टेरर इकोनॉमी बन चुकी हो और वहां पर कोई और निजाम एग्जिस्ट ना करता हो कि किसी इकोनॉमी को या किसी सोसाइटी को लेके जाने का। चौथी बात, जो मुआशरा खौफ की बुनियाद पे चल रहा हो और उसके अंदर एक नॉर्मल सी ना हो, एक आम नॉर्मल मुआशरे के तौर पे ना चल रहा हो, ये इतनी ज्यादा अजीब अजीब चीजें हैं कि ये रियासत इस तरीके से कायम ज्यादा देर चलना मुश्किल है। वहां पर फिर ये मामलात आते हैं कि जो आपके पास जो चीजें छोड़ी गई वो आप या बेचना शुरू कर देते हैं, स्मगलिंग करते हैं, दे देते हैं किसी को, कीमतन दे देते हैं वगैरह वगैरह, ये अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल ग्रुपों को मिल जाती हैं। तो जाहिर है कि ये एक खतरनाक चीज है और हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप जो आते हैं तो वो ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तानी अफवाज के लिए ऐसी चीजें जो कि शायद पाकिस्तानी अफवाज के पास भी मुकाबलतन मुश्किल से वैसी हों, उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, इस वक्त काफी मुश्किल बनी हुई है। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद बच जाने वाला असला अफगानिस्तान में खाना जंगी के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान में भी इस्तेमाल हुआ, ये माजी की मिसाल है। क्या एक बार फिर वही गलती दोहराई जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये गलती जो है, अब ये तो मामला जो है बड़ी हद तक हाथों से निकल चुका है। जब यहाँ से इनखला हो रहा था अमरीकी फौजियों का, उस वक्त भी इन खदशात का इजहार किया गया था, लेकिन जैसे शहजाद साहब ने कहा कि अक्सर उसकी जो कॉस्ट होती है उसको मूव करने की, वो गालिबन उसकी वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अब वाकया ये है कि हमारे यहाँ आपने देखा है कि तालिबान को भी एक्सेस है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान
ने भी ये शवाहिद दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, कि वो इस्तेमाल हो रहा है असलहा वहां पर, और जो दीगर ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में जो कि दंगा फसाद कर रहे हैं वहां भी ये मामला है। अब ये तो उस वक्त हमें, जब ये दोहा डायलॉग भी हो रहा था उसके बाद हम उसमें शामिल थे, बाद में जो निगोसिएशन हुई और जो अफगानिस्तान से इंखला का मामला था, वो अब मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त ये इशू उठाया गया होगा या नहीं। शहजाद साहब को बेहतर पता होगा, जैगम साहब को पता होगा, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये एक ओवरसाइट थी जिसको कि बिल्कुल उस वक्त बुला दिया गया। उस वक्त तो पाकिस्तान में आपको पता है बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, मैं तो मौजूद था। वो लोगों ने जब वहां पर 15 अगस्त को हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुलामी की जंजीरें टूट रही हैं, और जहां जहां मैं जा रहा था वहां पे लोग मिठाइयां बांट रहे थे कि जी देखो जी शिकस्त हो गई और निकल गया अमेरिका और तालिबान आ गए और इंडिया के मुंह पे तमांचा है और हमने ये इतनी बड़ी फतह हासिल कर लिया। आज आप देख लीजिए 2-3 साल के बाद, अभी आप 3 साल का जायजा ले रही थी, तो यहाँ 4 साल के बाद क्या हाल हुआ है कि ये जिनको सेलिब्रेट करा था और एक पूरा पॉपुलर नैरेटिव के तहत सेलिब्रेट करवाया जा रहा था, आज वो वही हमारे जो रियासत और सिविलियंस पे हमले करने वाले हैं उनका पुष्पनाई करें उसी असलहे के साथ। देखिए ये बड़े पेचीदा मामलात हैं, और मैं समझता हूं कि वो उसके बाद भी हमने देखा कि जनरल फैज हमीद जो इस वक्त मिलिट्री के अंदर मुकदमात का सामना कर रहे हैं, वो गए हाइना होटल में और वहां पे उन्होंने कहा ऑल विल बी वेल। अब मुझे नहीं बात, देखिए ना, ताकत और इक़्तिदार उन्हीं के हाथों में था, इसलिए जनरल फैज हमीद से पूछना चाहिए कि भाई आपने इसके बारे में कोई गौर व ख्वास किया था, कोई पॉलिसी थी आपकी इस इदारे की? साफ बात ये करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे मामला तो उन्हीं की जो एजेंसी है वो डील कर रही थी, तो ये ओवरसाइट की है अमरीकियों ने तो काम करना है अपने मफादात के मुताबिक, लेकिन हमें भी तो अपने मफादात देखने होते हैं और वो नजरअंदाज कर देते हैं। जी दुरुस्त हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। जैगम साहब, अमेरिका जो असले की वापसी की बात कर रहा है, इस पर अफगानिस्तान का भी रद्द-ए-अमल आया, देने को तैयार नहीं है। ये संगीनी बढ़ सकती है या फिर अमेरिका किसी न किसी तरह अफगानिस्तान से कोई डील कर लेगा? मेरे ख्याल में अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान में तो डील पहले से मौजूद है। जो इतने पैसे उनको मिल रहे हैं, अब तो ये बाहर आ चुकी है बात कि इन 2 साल के दरमियान में एक एस्टीमेट तो ये है कि तकरीबन $18 बिलियन उनको मिल चुके हैं। हर हफ्ते एक जहाज़ आता है $40 मिलियन लेकर आता है, तो इनके मामलात तो आपस में तय हो जाएंगे अफगानों के और अमरीकों के, और मेरे ख्याल में बड़े हद तक तय हो चुके हैं। मसला हमारा है कि जो असला है अगर अमरीका वापस भी लेगा तो कैसा असला लेगा। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो स्मॉल आर्म्स हैं, वो हथियार जो सोफिस्टिकेटेड भी हैं और छोटे हैं और दहशतगर्दों के काम के हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्द पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रहे हैं, ख़तरनाक दहशतगर्दी कर रहे हैं, जैसे नाइट विजन डिवाइसेस हैं, इस तरह की चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक याद दिलाता हूँ, वली रज़ा नसर हैं, बहुत मशहूर काबिल स्कॉलर हैं, अमेरिकन ईरानियन ओरिजिन के, जो रिचर्ड हॉल ब्रूक के एडवाइज़र थे। रिचर्ड हॉल ब्रूक जो है अफगानिस्तान में अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने किताब लिखी है इंडिस्पेंसिबल नेशन, उसमें एक वाकया लिखा है उन्होंने हॉल ब्रूक से जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की मुलाकात का। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। सही। तो वो तंज़िया अंदाज में ये कहते हैं कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी बार बार ये कहते रहे कि यहाँ असला इनको मत दो, तुम जिस दिन जाओगे ये सारा असला दहशत गर्दों के हाथ पड़ेगा, ये फौज नहीं लड़ेगी, ये छोड़ के भाग जाएगी। और जिस दिन अमरीकी जा रहे थे, जहाज पर सवार हो रहे थे, उस दिन ये सारे सूरमा, जिस फौज पर $88 बिलियन खर्च हुआ था, अफगान नेशनल आर्मी $88 बिलियन अमेरिका ने खर्च किया था। आयशा जी, अमेरिका ने 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान को जो इमदाद दी है उससे ज्यादा अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी पे खर्च किया, $88 बिलियन। $7 बिलियन का तो असला पड़ा था, और ये सूरमा एक दिन भी नहीं लड़े, हथियार छोड़ के भाग गए। और अफगान जो नस्ल परस्त हैं वो कहते हैं पाकिस्तान का कसूर है, ये ISI ने हरवाया है। भाई ये सारी फौज जो $88 बिलियन की फौज थी, $7 बिलियन के असले के साथ,
کیا یہ پاکستان سے ہدایات لے رہی تھی اور پاکستان نے کہا کہ پترو آج کے دن میں ہتھیار چھوڑ کے تم نے بھاگنا ہے, کھڑا نہیں ہونا, اور آرمی چیف بھی دوڑ گیا اور صدر کے گارڈز بھی دوڑ گئے اور یہ سارا ہتھیار جو ہیں یہ ہاتھ لگ گئے طالبان کے. اب مسئلہ یہ ہے جو ہمارے پاس چیلنج آیا ہے, جی دیکھیں رضا رومی صاحب کی بات کا بھی تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ میرا جواب ہے. دیکھیے پاکستان نے 1974 میں ایک پالیسی بنائی, 1947 سے لے کر 1974 تک افغانستان مسلسل حملہ آور تھا پاکستان میں, ڈیٹیل میں بات میں کر سکتے. 1973 میں وہ بلوچستان میں خوفناک انسرجنسی شروع کرا چکا تھا, افغانستان میں مرکز تھا. تو پاکستان نے سوچا کہ اگر ان نسل پرست حکمرانوں کی جگہ مذہب پسند لوگ آ جائیں گے تو شاید ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. یہ غلط پالیسی تھی, یہ ہمیں آج پتا چلا کہ وہاں کے جو مذہب پسند آئیں گے وہ نسل پرست بھی ہوں گے اور دہشت گرد بھی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو ہمارا نائٹ میئر ہے نا, اور ہمیں پتا چلا کہ افغانستان ایک پرماننٹ ہاسٹائل سٹیٹ رہے گا, اور اس حقیقت کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ اب پتہ لگ گیا اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. کی جنگ ہے وہ ایک پروکسی ہے, درست ہو گیا, اور ہمیں تیار ہونا ہے اس کے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب, امریکہ جیسے زیغم صاحب نے کہا کہ امریکہ کی افغانستان سے تو ڈیل ہو جائے گی, جتنا کچھ ہم انویسٹ کر چکے اور جتنے پیسے ابھی تک دیتے ہیں, پھر امریکہ کو اسلحے کی کیا پریشانی ہے, پھر وہ یہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ انتہائی دلچسپ ڈیمانڈ ہے. میرا خیال ہے یہ انسانی تاریخ میں آج تک کبھی جنگی تاریخ میں اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی. ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ. یعنی مال غنیمت ہمیں واپس کر دو, یہ کہا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں. یعنی ہم نے آپ کو جو اسلحہ دیا تھا فوج کو, جیسے یہ بتا رہے ہیں, وہ اب آپ, کیونکہ ہماری ایک ایسی حکومت آ گئی ہے افغانستان میں جو ہماری دوست نہیں ہے, بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں, لہٰذا ہمیں اسلحہ واپس کر دیا جائے. یہ فاتحین کا اسلحہ ہے, یعنی ان اے وے یہ فاتحین کے پاس اسلحہ ہے. تو آپ کس, یعنی امریکہ نے یہ ڈیمانڈ تو ویتنام میں بھی نہیں کی تھی. امریکہ نے ایران میں بھی یہی ہوا نا کہ حکومت بدل گئی تو شاہ کو بہت انہوں نے سپورٹ کیا ہوا تھا, تو نئی حکومت آئی جو بڑی دشمنی تھی ان کی, لیکن انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمارا اسلحہ واپس کر دیں. عراق میں 2014 میں انہوں نے اسلحہ ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی, ڈسٹروائے کرتے ہیں, تو یہاں سے بھی جاتے ہوئے آپ ڈسٹروائے کر سکتے تھے. اب یہ اسلحہ ہے کہاں اس وقت؟ جیسے افغان فوج کے پاس ہے, کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم گنواتے رہتے ہیں, ٹی ٹی پی تک پہنچا ہوا ہے, IS کے پاس ہے, وہ خدا جانے کہاں کہاں جو فوج بھاگی وہ پھر فوج اپنے ساتھ بھی کتنا لے گئی. لہٰذا یہ اسلحہ تو اس طرح موجود ہی نہیں ہے اب. تو اس کو واپس مانگنے کی خواہش, یہ کوئی اگر اوور نائٹ کو واقعہ ہوا ہوتا تو ہم کہتے جی آپ تو 20 سال, یعنی آپ امریکہ جو بہت سی جنگوں میں شامل رہا ہے, آج تک کبھی اتنا طویل عرصہ قیام نہیں کیا اس نے, 20 سال, اور 20 سال کے بعد وہ یوں نکل رہے ہیں جیسے اوور نائٹ کو فیصلہ ہوا. بھئی آپ تو پیچھے تیاری ہو رہی تھی, دوحہ ٹاکس ہو رہی ہیں, آپ کو تو سب معلوم تھا کیا ہونے جا رہا. تو یہ ساری بات ہی ایک عجیب الخلقت بات ہے جس کا انجام ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال پاکستان کو اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسلحہ پکڑا جاتا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو یہاں پر امریکی چھوڑ کے گئے تھے, وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال ہو رہا ہے آج. ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام اجازت دیجیے. اللہ حافظ.